हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पॉलिटी एंड गवर्नेंस है पीटी 365। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक, पार्लियामेंट वाला टॉपिक हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसमें बस 3 टॉपिक है और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जुडिशियरी। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसमें सबसे पहले क्या है, रिफॉर्म इन 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में है क्या, 7 शेड्यूल में लिस्ट बटा हुआ है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में दिया हुआ है। अब ये न्यूज में क्यों आया है कि बहुत सारे एडवोकेट, बहुत सारे एक्सपर्ट एडवोकेट करते हैं कि इसको रिविजिट किया जाए, मतलब इसमें जो भी बदलाव लाना हो या बदलाव लाया जा सकता है उसमें बदलाव लाया जाए। तो आर्टिकल 246 क्या है वो हमने देख लिया। आर्टिकल 248 क्या है कि अगर कोई कानून, कोई सब्जेक्ट जो इस लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है, इन तीनों लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, तो अगर कुछ कोई ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है तो उसका कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ये आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है। तो 246 और 248 हमको याद आ गया। और इस लिस्ट सिस्टम के पीछे का रेशनल क्या है, पहला है यूनियन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भाई साथ साथ काम करेंगे, प्रोविंशियल असेंबली ऑटोनॉमी, मतलब स्टेट को भी पावर दिया जाएगा, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, ये सब करना। अब इसका थोड़ा इवोल्यूशन देख लेते हैं। ये देख लो, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मेन यूनियन लिस्ट के पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट है, पहले 97 था। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, गैम्बलिंग, बेटिंग, इसमें पहले अभी 61 है, शुरू में 66 था। और कंकरेंट लिस्ट में 47 शुरू में था, अभी 52 है। एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ एनिमल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, कंकरेंट लिस्ट में। दोनों कानून बना सकते हैं, याद रखना, सेंटर भी और स्टेट भी। कुछ एक्ट है, सबसे पहला एक्ट है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले सिर्फ किस में काउंसिल था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, अब प्रोविंस में भी लाया गया, मतलब प्रोविंस इन द सेंस स्टेट। और उसमें बहुत सारे इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी लाया गया। इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली शुरुआती में इंडियन रिप्रेजेंटेशन वही जो ब्रिटिश का साथ देते थे, जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे, उन्हीं को रखेंगे ना। सेकेंड 1882 में, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल या बोल सकते वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया, इलेक्टेड म्युनिसिपल काउंसिल एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मतलब और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की बात की, और ज़्यादा लोअर लेवल गवर्नमेंट। तो इसलिए इनको फादर ऑफ लोअर गवर्नमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। उसके बाद एक्ट है 1909 वाला एक्ट। इसमें प्रोविंशियल काउंसिल को एम्पावर किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेशन को लाया गया। उसके अलावा 1919 वाला जो एक्ट है उसमें क्या किया गया, सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल प्रोविंस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट करके, फिर सेंटर क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे प्रोविंस के सब्जेक्ट पे। दो सिस्टम आया था, डायरकी सिस्टम था ना, उसी के कारण 1935 वाला में क्या हुआ, 3 लिस्ट लाया गया, इसी को फिर रिटेन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा जो 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस एक्ट से रिटेन किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिटेन किया। अब 7 शेड्यूल में अमेंडमेंट की बात होती है, तो कैसे अमेंडमेंट करते हैं, प्रोसेस है। आर्टिकल पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है, इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो इसमें कैसे अमेंडमेंट करते हैं, सबसे पहले पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 543 मेंबर है और उस दिन आए हैं 400, ठीक है ना, जिस दिन वोट होने वाला है, तो सबसे पहले इस टोटल मेंबर का 50% हाँ बोलना जरूरी है। टोटल मेंबर का 50%, यानी 272 लोगों का हाँ बोलना जरूरी है। और एक और चीज़ याद रखना,
जितना प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, उसका 2/3 का हाँ बोलना जरूरी है। ध्यान देना, जितना प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट है और वोट करे, उसके 2/3 का हाँ बोलना जरूरी है। और ये 2/3 जो आया ना, वो उससे ज्यादा होना चाहिए 272। ऐसा नहीं कि 2/3, इसका 2/3 कितना होगा, 400 गुने 2/3। ये मान लो ये मान लो 133 है, और इंटू 266। तो क्या 266 के हाँ बोलने से काम चल जाएगा? नहीं। ये जो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा ना, 2/3 मिनिमम 2/3 आएगा, वो इससे ज्यादा होना चाहिए। 2/3 इससे ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके अलावा 50% स्टेट का हाँ बोलना जरूरी है। और स्टेट आपस में, स्टेट अपने यहाँ जैसे बिहार पास करेगा कि हाँ बोले या ना बोले, तो बिहार सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। ठीक है। और कुछ और प्रोविजन जो ऐसे अमेंड होता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और उसका तरीका से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट से रिलेटेड, एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, ये सब इस तरीके से अमेंड होता है। सतलज यमुना लिंक कैनाल के बारे में है। सतलज यमुना, देखो ये आपको पता है, ये है सतलज रिवर। और सतलज रिवर पे 2 साथ साथ डैम है, एक भाखड़ा और एक नागल डैम है। उसके अलावा सतलज, और ये है यमुना। तो इसको ज्वाइन करने की बात किया जाता है इसमें, कि सतलज और यमुना को ज्वाइन कर देते हैं। और ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 1966 का प्रोजेक्ट है, जब पंजाब में से हरियाणा अलग हुआ था। ये तभी का प्लान है। कितना किलोमीटर का प्लान है? 214 किलोमीटर का ये कैनाल है। ठीक है ना। इसमें होना क्या था कि जो रवि ब्यास से जो एक्स्ट्रा पानी था, वो हरियाणा को प्रोवाइड करना था इस कैनाल के थ्रू। लेकिन हरियाणा ने अपने तरफ तो तैयार कर लिया था, हरियाणा का मैप है यहाँ तक, हरियाणा अपने तरफ 1980 में तैयार कर लिया था। लेकिन पंजाब बार बार 2 बातों का बहाना दे दे के इसको टाल रहा था। क्या एक तो बहाना है राइपेरियन प्रिंसिपल। राइपेरियन प्रिंसिपल कहता है कि ये रिवर है, रिवर के किनारे जिसका फसल है ना, उसको या जो इसका घर है, उसको पहले राइट मिलना चाहिए इसको यूज करने का। ये रिवर या कोई वाटर बॉडी से रिलेटेड है, लेक वगैरह कुछ भी रिलेटेड। और दूसरा बोलता है कि वाटर ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। तो इसके कारण हरियाणा बार बार बोला है कि भाई मेरे जो सदर्न पार्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पानी की कमी आ रही है। तो हरियाणा एक कमीशन, एक ट्रिब्यूनल आया था, इरादी ट्रिब्यूनल। इरादी ट्रिब्यूनल क्या बोल रहा है कि हरियाणा को मिलना चाहिए, राइटफुल शेयर मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा को बार बार डिनाई किया जाता है। यानी ये बार बार, क्योंकि डिस्प्यूट है ना, तो ये हरियाणा को देना चाहिए, इरादी कमीशन ने वो बोला। लेकिन ये अभी भी एक फाइनल सेटलमेंट तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और उसके अलावे हम कुछ मेजर रिवर वाटर डिस्प्यूट डिस्कस करेंगे। पहला है रवि, ब्यास और सतलज का, यहाँ पे हमने देख लिया। नर्मदा का, इसमें कौन कौन से स्टेट है? एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। एक है मंदोवी या महादई, इसमें कौन कौन है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कृष्णा रिवर के डिस्प्यूट में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पेरियार में तमिलनाडु और केरला। कावेरी में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। गोदावरी में महाराष्ट्र, आंध्र। डिस्प्यूट है इन सब के बीच। और बमसाधारा में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये कुछ डिस्प्यूटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले 7 शेड्यूल में देखते हैं। स्टेट लिस्ट में एक एंट्री 7 है, उसमें लिखा है वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल और ड्रेनेज से रिलेटेड है। बट यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली, मतलब रेगुलेट करो और डेवलप करो। आर्टिकल 264-62 में क्या लिखा है? ये रिलेटेड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी डिस्प्यूट है ना, उसको सॉल्व करना है, और एक काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करने आएगी। उसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 में। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है कि सर आप एक ट्रिब्यूनल बनाओ, और ट्रिब्यूनल 2 टाइप का होता है, एक 323A और एक 323B। तो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। और इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें
replace dispute settlement mechanism under act by setting up a dispute resolution committee and a single permanent। ये भी याद रखना, हर रिवर के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सॉल्व केस नहीं होता है। तो इसमें अमेंडमेंट करके किया गया कि भाई एक ही ट्रिब्यूनल बनाते हैं ना, सब सेटलमेंट उसको दे देते हैं, सारा केस उसी को सौंप देते हैं। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अदर कुछ इंपॉर्टेंट है, पहला है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐड कब हुआ गया था, पहले ये समझे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। इसमें क्या किया है, ये एक टाइप का ब्लैक बॉक्स था। ब्लैक बॉक्स का मतलब है इसमें कोई भी एक्ट रखा जाएगा ना तो जुडिशियल रिव्यू से के नज़र से बाहर चला जाएगा। कोई भी कानून अगर इसमें रखा जाएगा तो जुडिशियल रिव्यूज पे लागू नहीं होगा। तो झारखंड के असेंबली ने क्या किया है, एक बिल क्लियर किया है जिसमें वो रिजर्वेशन को इंक्रीज करे 77%। लेकिन साथ ही साथ झारखंड गवर्नमेंट ने बोला ये तभी फोर्स होगा जब सेंटर इसको इंक्लूड कर देगा 9th शेड्यूल में। ठीक है ना, 9th शेड्यूल कब आया था वो आपने देख लिया। और ये मैंने बताया ना, इसलिए लॉ को प्रोटेक्ट करता है, लॉ को प्रोटेक्ट करता है कि वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच जाए। अगर वो लॉ, ध्यान देना, वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उस लॉ को बचाया जा सकता है उस कानून को ब्लैक बॉक्स में डाल के, ब्लैक बॉक्स में। बट एक केस है IR कोल्हेव वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था भाई आप बच नहीं सकते। अगर आपका कानून जिसको आप 9th शेड्यूल में डालना चाहते हो, अगर ये 1973 के बाद में डाल रहे हो तो आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो भी कोई नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सिंपल समझ लो झारखंड को कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल पावर है 2 सेक्शन, एक सेक्शन 4 है जिसमें इम्यूनिटी मिलता है आर्म फोर्स को, किस एरिया में, डिस्टर्ब एरिया में। और डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है किस सेक्शन में, सेक्शन 3 ऑफ आसपा एक्ट 1958। ठीक है ना, जब पूरे स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में या पार्ट ऑफ स्टेट में, और ऐसे कंडीशन में आर्म फोर्स का यूज किया जाता है, सिविल पावर को, एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी। डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कौन करता है, गवर्नर डिक्लेयर करता है, और एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर करता है इन यूटी, या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब हुआ क्या है, AFSPA इसको हटा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। क्यों, क्योंकि देखो सिक्योरिटी प्रॉब्लम था तभी तो लगाया गया, लेकिन अब सिक्योरिटी ठीक है इसलिए आसाम, नागालैंड और मणिपुर के पार्ट्स कुछ पार्ट्स से हटा दिया गया है। और यहाँ पे बताया कि AFSPA अभी भी इन तीनों स्टेट के कुछ न कुछ पार्ट्स में है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और JNK सिमिलर प्रोविजन वहाँ पे भी लगता है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकंस्टिट्यूट किया है इंटर स्टेट काउंसिल को। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, 263। प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करता है इसको, और सच ए काउंसिल ऑथराइज टू डिफाइन नेचर एंड ड्यूटी परफॉर्म बाय सच काउंसिल। और एक किसके रिकमेंडेशन पे बना था, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे। और एस्टैब्लिशमेंट होता है बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और CM सारे स्टेट के और 6 UT के मेंबर होते हैं। ठीक है, और CM जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली आर सो इट्स मेंबर। पहले एक बारी शुरू से देख लेते कौन कौन में। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हो गए, उसके अलावा सारे स्टेट के CM भी होंगे उसके अलावा, और 6 यूनियन मिनिस्टर भी मेंबर होंगे उसके अलावा। CM ऑफ UT मतलब कि यूनियन टेरिटरी जिसके पास असेंबली है उसके CM, और जिसके पास अपना CM नहीं है उसके एडमिनिस्ट्रेटर इनके मेंबर होंगे। और यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे स्टैंडिंग कमेटी की, और 10 यूनियन मिनिस्टर को परमानेंट इनवाइटी के रूप में रखा जाएगा।
काम क्या होगा इसका? काम होगा कि डिस्प्यूट जो बिटवीन स्टेट होगा ना उसके बारे में इंक्वायरी करेगी और एडवाइस देगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन विच टू स्टेट एंड स्टेट और यूनियन हैव कॉमन इंटरेस्ट। अगर स्टेट और यूनियन के बीच कॉमन इंटरेस्ट हो तो वहां पे भी ये काम करेगी और रिकमेंडेशन देगी, नॉर्मल बात है। इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट के 25 साल हो गए। इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट के 25 साल हो गए। किस किस के बीच? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागलिज्म, जिसको हम इशक मुइवा, ये कब इफेक्ट में आया? अगस्त 1, 1997। मल्टीपल राउंड टॉक हुआ किस और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इशक मुइवा, जो कि साइन हुआ 2015 में। लेकिन बाद में डिसएग्रीमेंट हो गया और ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है पोस्ट डिवोशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये रिलीज किया, ठीक है ना, 7th मंथली इंस्टॉलमेंट। ये क्या होता है? पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होता है। ये प्रोवाइड किया जाता है स्टेट को किस एक्ट के थ्रू? अंडर आर्टिकल 275, अंडर आर्टिकल 275। और ये ग्रांट का जो रिलीज होता है ना, किसके रिकमेंडेशन पे दिया जाता है? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, टू मीट द गैप ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है ना। अभी हुआ क्या, खासी का जो हिल्स है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है मेघालय का, ये अपोज किया है। भाई क्या अपोज किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने जो आसाम के साथ बाउंड्री एग्रीमेंट को डिजॉल्व किया है उसके लिए गुस्सा है, अपोज कर रहा है। अब समझ लो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है? ये 6 शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है ना, विद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर होता है। 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट है पहले समझ लो। ATMM है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, याद रखना। और हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एटलीस्ट 30 मेंबर होते हैं, उसमें से 4 तो नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर और 26 इलेक्टेड होते हैं बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। टर्म कितने साल का होता है? 5 साल के, ठीक है ना। गवर्नर के पास पावर होता है कि वो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इवन चेंज कर सकते हैं नाम, मतलब एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल पावर भी होता है इस काउंसिल के पास। जुरिडिक्शन इस काउंसिल का सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट होता है, याद रखिए। महाजन कमीशन क्या है? सेंटर ने सेटअप किया था महाजन कमीशन, ताकि बॉर्डर जो डिस्प्यूट है बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला के बीच को बॉर्डर को डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। कमीशन ने रिकमेंड किया कि 264 जो विलेज है वो भी ट्रांसफर टू महाराष्ट्र को ट्रांसफर होना चाहिए। डैट तो वेला गांव जो बोलते हैं, और 247 विलेज रिमेन अभी कर्नाटका के पास है, ठीक है ना। महाराष्ट्र ने रिजेक्ट किया इस रिपोर्ट को और 2004 में सुप्रीम कोर्ट चला गया। वेलागावी ये करेंटली पार्ट है कर्नाटका का, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशियरी डिस्कस करेंगे और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9582062485। अभी 50% ऑफ मिल रहा है मेजॉरिटी कोर्सेज पे। एक कोर्सेज पे सिर्फ 25% ऑफ है, बाकी पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। चाहे आप NCERT ले लो, क्राउन का GK का कोर्स ले लो जिसमें आपको वीडियो PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।